अगला टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल आप कूलम्ब्स लॉ से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको कवर कर लो। ठीक है, कहीं से भी आप, बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको हमने को नंबर शेयर किया था, उस पर आप जाकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो फोर्स की बात कूलम्ब साहब ने स्टार्ट की थी वो अभी फिनिश नहीं होगी। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा तब तक फोर्स वर्ड कहीं खत्म होगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। वो बात अलग है कि उन्होंने स्टार्ट किया था फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन किया था कूलम्ब साहब ने। बाकी ऐसा नहीं कि चार्ज हमारे पास अगर पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है तो इनके बीच फोर्स होता है, या फिर मतलब हमारे पास एक कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है और दूसरे एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का भी हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, नाम भले ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी इसमें देखो तुमसे पूछा जाएगा फाइंड आउट फोर्स, तो कहीं ना कहीं फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो इसको विद्युत क्षेत्र, है ना। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं इसको कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब इसकी परिभाषा क्या, परिभाषा रटना नहीं है, आपको समझना है, सीखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। दिए हुए चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। ये आप डिफिनीशन लिख लेना। ठीक है, तो अगर कोई एक चार्ज है, उस चार्ज का क्षेत्र कहां तक बनेगा, उस क्षेत्र का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कहां तक हम कर पाएंगे, वो कहलाएगा इस दिए हुए चार्ज का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये तो बेसिक परिभाषा हो गई। अब क्षेत्र वर्ड से एक चीज आपको समझो, क्षेत्र का मतलब क्या होता है। जैसे कई बार होता है कि आपके यहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं उनमें ये बोला जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा, या फिर मतलब एक आपका जो गांव है उस गांव में इलेक्शन किसका होता है, सरपंची का होता है, प्रधानी का होता होगा। ठीक है, आप उससे थोड़ा ऊपर उठो तो जिला पंचायत सदस्य जो प्रधान होता है वो एक तरह से क्या, वो केवल एक ही गांव का होता है, ऐसा नहीं कि 4-6 गांव का होगा वो। ठीक है, अब उसका जो क्षेत्र एक फिक्स हो गया कि जो प्रधान है, सरपंच है, उसका क्षेत्र एक गांव के चारों तरफ रहेगा। जैसे दूसरे गांव जाएंगे तो वहां के लिए प्रधान एक नया होगा। लेकिन अगर वहीं पर जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो आप ये कहो कि जिला पंचायत सदस्य का जो क्षेत्र है ये वाला, ये पर्टिकुलर मतलब जो गांव है, इसके अलावा भी बहुत सारे गांव होंगे। ठीक है, उसका भी एक दायरा फिक्स होगा कि यहाँ तक आपका जो है क्षेत्र बन रहा है। ठीक, उसमें कितने गांव हमको नहीं पता फिलहाल, मतलब उसमें प्रधान से ऊपर जाओगे तो उसमें नंबर ऑफ जो विलेज है, नंबर ऑफ जो गांव है, उनकी संख्या बढ़ गई। ठीक है, और उस बाउंड्री के बाहर जैसे निकलोगे तो किसी दूसरे जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर जाओ आप विधानसभा क्षेत्र पे, तो उसमें एक विधायक का जो चयन होता है तो उसका भी क्षेत्र डेवलप हो जाता है। मतलब कि एक जो विधायक होता है उसका क्षेत्र फिक्स हो गया कि आपको मतलब केवल इतने ही मतलब क्षेत्र में आपका नाम चलेगा। ठीक है, नाम का मतलब जो आपका कब्जा है केवल इतने क्षेत्र में होगा। ऐसा नहीं कि मतलब विधायक बन गया भाई साहब वो दूसरे मतलब जो है स्टेट में या दूसरे के क्षेत्र में जाकर के दादा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर ये कहा जाए स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पे सीएम कैंडिडेट होता है। ठीक है, अब यूपी में देखो जैसे कौन योगी बाबा है, बाकी आप उसके बाहर निकल जाओ एमपी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। आप निकल आओ हरियाणा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री, राजस्थान निकल जाओ कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। तो हर एक स्टेट लेवल पे एक नया मतलब कैंडिडेट आ गया। ठीक है, अगर पूरे कंट्री की बात की जाए तो पूरे कंट्री का एक मालिक होगा जिसको हम लोग कहते हैं पीएम। ठीक है, और सभी कंट्री का अपना एक पीएम है। तो पीएम लेवल पर अगर देखा जाए तो पीएम के जो क्षेत्र में जो आएगा वो पूरा कंट्री आएगा।
अब ये नहीं कि मतलब कि यहाँ का जो पीएम है किसी दूसरे मुल्क के डिसीजन डिसाइड कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करना इस चीज को, अगर ऐसा होता कि पूरे वर्ल्ड का एक सिंगल पीएम होता, पूरे वर्ल्ड का एक सिंगल पीएम होता, तो तुम ये नहीं कह सकते कि इस पीएम का क्षेत्र कहां तक बनेगा। तुम उसको बाउंड्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते कि ये बाउंड्री है, इसके बाहर इनका क्षेत्र नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हर एक कंट्री का अपना पीएम है, तो एक बाउंड्री बन गई कि ये जो कंट्री, इस कंट्री की जो बाउंड्री है जिसको एलओसी कहा जाता है, इस साइड दूसरे कंट्री का कब्जा होता है, उस साइड दूसरे कंट्री का, इस साइड कोई और डिसीजन लेता है और उस साइड कोई और डिसीजन लेगा, ठीक है। उस कंट्री का जो पीएम होगा वो डिसाइड करेगा क्या करना क्या नहीं करना है। बट अगर पूरे वर्ल्ड का केवल एक ही पीएम था, लाइक मोदी जी, तो पड़ोसी कंट्री के डिसीजन भी मोदी साहब ही डिसाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चीज को समझो, अगर एक सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज का क्षेत्र कहां तक बनेगा? क्या उसको हम बाउंड्री में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतने में क्षेत्र होगा? नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये कहें कि हमको पता ही नहीं कहां तक बनेगा, मतलब कि जो क्षेत्र होगा कहां तक बनेगा, वो इनफाइनाइट तक। समझ में आ रही बात? तो एक सिंगल चार्ज का जो क्षेत्र होता है कहां तक बनेगा? इनफाइनाइट। अगर एक सिंगल चार्ज है तो इसका जो क्षेत्र है, जो अनुभव हम लोग कर सकते हैं इसका प्रभाव, वो कहां तक कर सकते हैं? इनफाइनाइट तक। अगर इसके जैसा, बट इसके जैसे मतलब कि जैसे ये चार्ज दूसरा भी एक चार्ज आ गया, ठीक है, ये Q1 था और एक दूसरा चार्ज यहां पर Q2 आ गया, ठीक है। अब इस Q2 और Q1 ये दो मतलब एक तरह से पूरे वर्ल्ड के दो पीएम हो गए। अब दो पीएम हुए तो ऐसा है कि भाई इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो कब्जा है यहां तक होगा, इस साइड हमारा कब्जा, उस साइड तुम्हारा कब्जा। बट ये जो लाइन है, इस लाइन पर ना तो इस चार्ज का होगा ना तो इस चार्ज का, मतलब कि जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल जोन, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल जोन, ठीक है। तो एक पॉइंट हमको मिला जहां पर इन दोनों का प्रभाव आपस में कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रही बात? अब तुम सोचो अगर ऐसे हमारे पास मान लो सभी कंट्री के पीएम होते, तो जितनी कंट्री उतने यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? अगर दो चार्ज हैं तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर एक ही न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर दोनों प्लस के चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में कहीं होगा, ठीक है। अगर एक प्लस एक माइनस न्यूट्रल पॉइंट इनके बाहर कहीं जाता है, तो एक बेसिक सिस्टम हम लोग आगे चल के करने वाले। बस हम यहाँ पर ये समझाना चाह रहे थे कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो इसका प्रभाव कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट। सिंगल चार्ज का प्रभाव कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट। अब बात आती है कि प्रभाव का जो मैग्नीट्यूड है, जो प्रभाव है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या सभी जगहों पर बराबर होगा? ठीक है। तो अगली जो डेफिनेशन हेडिंग है इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका सिंबल होता है E। हिंदी वाले बच्चों को बताएं तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड हो, जो प्रभाव है किसी दिए हुए चार्ज का, वो चार्ज का प्रभाव किस पॉइंट पर कितना है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन इसकी होती है कि जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी देखना है, उस पॉइंट पर एक चार्ज लेके जाना है। वो चार्ज कितना इंटेंसिटी या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ फील्ड के बराबर होगा। तो डेफिनेशन अगर हम ऐसे इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। अब बात ये आती है कि अगर आपको इंटेंसिटी बतानी तो वहां पर आपको 1 कूलम्ब चार्ज मतलब यूनिट चार्ज लेके चलना है।
अब यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट की इंटेंसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि जैसे हम प्रभाव की बात करें तो प्रभाव कोई ना कोई बना रहा होगा, तो बनाने के लिए हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज को हमने बुलाया। अभी सिंगल चार्ज, सिंगल प्राणी है तो ये अपना क्षेत्र कहाँ तक बनाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये अपना क्षेत्र कहाँ तक बनाएगा, इनफाइनाइट। अब इस बंदे का जो प्रभाव है इनफाइनाइट पर कितना है, तो इनफाइनाइट पर हमने कहा कि इसका प्रभाव 0 है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा जाए। ठीक है, ये जो प्राणी है ना, इसका प्रभाव का इस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करना है। अब उस इंटेंसिटी को कौन बताएगा, ये खुद बताएगा कोई दूसरा बताएगा, ये कोई दूसरा ही बताएगा। अगर ये बंदा खुद ही बता दिए कि हमारा यहाँ पर इतना इंटेंसिटी है तो ये सब ताम झाम करने की आवश्यकता है क्यों। भाई जो सही मायने में पावरफुल इंसान होता है उसको खुद तारीफ नहीं करता, उसकी तारीफ बाहर के लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये खुद ही बता देगा कि भैया हमारा जो प्रभाव है उसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर इतना है। अगर खुद बता लेता तो फाइनली यहाँ पर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट ये खुद अपना जो प्रशंसा है, बड़ाई है, या जो एक तरह से क्षेत्र का प्रभाव है, खुद ये नहीं बता सकता। इसको बताने के लिए कोई दूसरा प्रणाली लाया जाए। अगर हमने ये बोला कि हम बहुत बड़े टीचर हैं तो फाइनली हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुंह कर रहे हैं। अब रियलिटी में कितना है कोई बाहर का इंसान ही तो बता पाएगा। हमने क्लासरूम में बोला कि हम इतने बड़े डिग्री होल्डर हैं, इतने बड़े हमारे पास ऐसा है वैसा, मतलब कितना भी हम कुछ कहें, बट अगर बाहर चर्चा नहीं हो रही तो मतलब हम अच्छे टीचर, मतलब हमारी जो क्षेत्र वो क्षेत्र नहीं बन पा रहा। क्षेत्र तभी बनेगा जब आपके बाहर कोई दूसरा चर्चा करे, आप खुद चर्चा नहीं करो। समझ में आ रही बात। तो अगर ये चार्ज, इस चार्ज का जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है यहां पर कितना है, ये कौन बताएगा, ये खुद नहीं बता पाएगा। इसको बताने के लिए क्या किया गया, यहां पर एक कूलम्ब चार्ज हमको रखना पड़ा। अब एक कूलम्ब चार्ज की जगह पर हम यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, Q0 चार्ज इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ये कहा कि जो Q0 है इस पर फोर्स कितना लगा, F, तो एक में कितना होगा, F बाई Q0। और ये बात आपको हमने भी बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। 1 कूलम्ब चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो Q0 ने कितना एक्सपीरियंस किया, F, तो एक में कितना एक्सपीरियंस करेगा, F बाई Q0। यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो फाइनली जो चीज़ हमने लिखा है F by Q0, it is nothing but it is the intensity of electric field। कितना है ये देखो, F by Q0, F by Q0। ठीक है, अब इसमें जो F है, F को हम जानते हैं कि फोर्स है, Q0 का मतलब है कि जो Q0 फोर्स एक्सपीरियंस किया है, ठीक, Q0 ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे, ठीक, F है। तो फाइनली आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, जो F होगा, ये जो Q0 चार्ज है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज चार्ज इनटू इस पॉइंट पर किसी दूसरे की इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, F बराबर Q0 इंटू ई। देखो फिर से यहाँ पर फोर्स आ गया। ऐसा नहीं कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ही सारे कैलकुलेशन किया जा सकते हैं फोर्स के, बाकी जो कैलकुलेशन जो कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल उनका कैलकुलेशन देगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें अगर फोर्स इस Q0 चार्ज पर फाइंड आउट करना है तो तुम्हें इस Q0 चार्ज से सिर्फ ये पूछना है कि इस पर कितना इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बन रही है, और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कोई दूसरा ही बनाएगा, ये Q0 खुद अपनी फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, Q0 को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, Q0 को कहा जाएगा टेस्ट चार्ज। मतलब ऐसे समझो कि टेस्ट चार्ज का मतलब है कि खुद अपनी फील्ड ना बना पाए। अगर खुद अपनी फील्ड बनाया तो ये दूसरे का प्रभाव नहीं वो कर सकता है। ठीक है, अब हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, अब बाहर भी पड़ोसी कोई कोचिंग, वहां पर भी कोई टीचर बढ़िया पढ़ाता है, अब उससे जाकर कोई पूछे बताओ वो चौहान सर
फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं? तो बंदा कहेगा यार मैं तो खुद ही फिजिक्स के टीचर हूँ, मुझसे अच्छा कौन पढ़ाता है? क्योंकि वो खुद एक टीचर है, खुद वो अपना एक प्रभाव डेवलप करना चाहता है, तो मेरा प्रभाव अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक एलईडी बल्ब है, मान लो फॉर एग्जांपल देखो कोई एक एलईडी बल्ब है, ठीक है। इस एलईडी बल्ब की जो पावर है वो हमने कहा कि इसकी पावर है फॉर एग्जांपल 20 वाट, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि जो एलईडी बल्ब है कितनी पावर का है, मतलब इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लाइट है, जो इससे रेडिएशंस निकल के आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। तो उसको कैसे बताओगे? अच्छा है कमजोर है, तो उसके लिए देखो तुम्हें एक बल्ब लेके जाना है, और बल्ब ऐसा कि मतलब उसकी खुद की पावर ना हो। जैसे देखो ये तुम्हें एलईडी बल्ब की इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो एलईडी बल्ब की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि तुम इसके सामने लेके जाओ, भैया देखो हम लेके आए इसके सामने 500 वाट का बढ़िया सा हेलोजन, ठीक है। हेलोजन बल्ब लेके चले आए हम। अब हेलोजन बल्ब के सामने जैसे ही इसको रखा गया तो पता चला कि गायब हो गया। जिसका प्रभाव देखने गए ससुरा वही गायब हो गया। मतलब किसका प्रभाव तुमको देखना था और किसके रिस्पेक्ट में देखना था? 500 वाट हेलोजन बल्ब। जैसे से पूछा गया कि तुम बताओ कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना पावरफुल है, ये तो सामने आते ही क्या किया कि सामने वाले का जिसका प्रभाव देखना था उसको गायब कर दिया। मतलब ये निकला कि जिससे हमें पूछना है उसका प्रभाव खुद का 0 होना चाहिए। अगर इसने खुद अपना प्रभाव बनाया तो एग्जैक्ट इसका कितना प्रभाव है वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा। तभी यहाँ पर हम चार्ज कैसे लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि इसका खुद का जो इंटेंसिटी है लगभग लगभग क्या माना जाए? 0। तभी यहाँ पे देखो किताब में लिखा होता है क्यू नॉट का जो लिमिट होता है वो 10 to 0 लिखा होता है। मतलब क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज और इसकी जो लिमिट होती है लगभग लगभग क्या मानी जाती है? 0। मतलब इसने खुद की अपनी पावर या खुद की अपनी जो इंटेंसिटी है फील्ड है वो अपनी नहीं बनाया, तभी ये सामने वाले का प्रभाव बता सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक सी बात थी कि जो फोर्स होता है वो K/Q2/r² केवल नहीं होता है। फोर्स बराबर होता है कि जो चार्ज फोर्स अनुभव करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो हमेशा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। और ई को और अच्छे से हम डिफाइन करें तो ई का मतलब होगा एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड मतलब ये किसी दूसरे की होगी, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये बेसिक चर्चा हो गई, ठीक है। अब इस पर भी थोड़ा सा और कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि जो ई होता है, ई को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ई की जो क्वांटिटी कैसी, ई एक सदिश राशि, कुछ पॉइंट आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। ई एक सदिश राशि है, ठीक है। ई एक सदिश राशि है। ई का यूनिट क्या होगा बोलो? ई का यूनिट क्या होगा? देखो यहां से एफ बाई चार्ज मतलब कि न्यूटन पर कूलम। ये किस में होगा? एसआई में, ठीक है। न्यूटन पर कूलम। और दूसरा तुम ये बता सकते हो कि जो सीजीएस में होगा न्यूटन को हम लोग डाइन कहते हैं, डाइन पर ESU, ठीक है। किस में होगा? सीजीएस में, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो कि जो ई है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डायरेक्शन होनी तय है, ठीक है। अभी डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो पहले आप इतना बना लो। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो हम ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन कहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है। अभी प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर
फील्ड कहाँ बनाएगा, किस दिशा में बनाएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जो माइनस है प्लस है दोनों फील्ड बनाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है। फार्मूला जानते हैं कि जो ई है वो एम बाई क्यू नॉट है, ठीक है। क्यू नॉट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना उस पॉइंट पर एक चार्ज रखो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी या फील्ड के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो कि यहाँ पर अगर एक कूलम चार्ज हम रखते हैं या क्यू नॉट चार्ज रखते हैं, यहाँ पर भी एक कूलम चार्ज रखते हैं, तो ये माइनस चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को क्या करता, अपनी और ये किस तन के बीच भाईचारा प्यार मोहब्बत है, और जैसे ये प्लस क्यू चार्ज क्या करता है इसको बाहर फेंकता, ठीक है ऐसे। अब प्लस क्यू चार्ज इस एक कूलम चार्ज क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करना चाहेगा, और जो ई की दिशा है, चूंकि क्यू तो एक अदिश राशि है, स्केलर है, तो ई की दिशा एफ डिसाइड करेगा, ई की डायरेक्शन एफ डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पर एक डिस्चार्ज रखा जाता और एक कूलम चार्ज पर फोर्स अंदर लगता और एक कूलम चार्ज पर यहाँ पर फोर्स बाहर लगता, तो मैं कहते हैं कि जो फील्ड है वो फील्ड भी कहाँ पर होती, बाहर, यहाँ पर फील्ड कहाँ होती, अंदर, ठीक है। ये बात यहाँ से लिख सकते हैं आप कि ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज किसी पॉइंट पर फील्ड हमेशा कहाँ होती है, पॉइंट से अंदर की तरफ, और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फील्ड कहाँ होती है, पॉइंट से बाहर की ओर, ठीक है। ये तो हमने फिजिक्स के व्याप पर हमने इस चीज को समझा, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास देखो यहाँ ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हमने क्यू, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिया पी, ये पॉइंट हमने लिया पी। अब इन दोनों पॉइंट पर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी। अगर हम ये कहें कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, तो इन दोनों पर फील्ड कहाँ होगी, एलोंग पॉजिटिव एक्स या एलोंग नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ठीक है, इसका रिवर्स। तो ये बात हम यहाँ से देख के समझ गए कि इन दोनों पॉइंट पर फील्ड देखो, ये प्लस कहाँ बनाएगा, अब अभी बनाएगा, और माइनस कहाँ बनाएगा, टुवर्ड, ठीक है, माइनस टुवर्ड और प्लस अवे, ठीक है। ये तो फिजिक्स पर चर्चा हो रही है, ठीक है। बाकी हमें देखो इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पर दिशा हमने देख ली। अब इस पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट देखो ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता था। इस लाइन पर कितने पी पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, और इन सभी इनफाइनाइट पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन अब यही रहने वाली है। क्या डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड। हम जितना चार्ज के पास चलेंगे उतना ही ज़्यादा इसका प्रभाव अनुभव करेंगे, उतना अधिक अनुभव करेंगे, और जितना अधिक प्रभाव अनुभव करेंगे उतना ही अधिक हमें इंटेंसिटी ऑफ फील्ड मिलेगा। मतलब क्या निकला कि इस लाइन पर जितनी पॉइंट मिलेंगे उन सभी पॉइंट पर ई की डायरेक्शन सेम होगी, बट ई का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। वो मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, ठीक है, तो उस पर हमको चर्चा करनी है। हमें यहाँ पे लिखना है ये पॉइंट, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलिए, जिसकी फील्ड हमको देखनी हमने उसको सबसे पहले बनाया, और इसका जो इंटेंसिटी है ये खुद ना बता करके कोई दूसरा बताएगा, ठीक है। तो कोई दूसरा हम जानते हैं कौन आएगा यहाँ पे, क्यू नॉट। तो हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यू नॉट, ठीक है, और इनके बीच की दूरी आर है, और ये जो क्यू है इस क्यू नॉट को क्या करेगा, बाहर ऐसे एफ फोर्स से फेंकेगा, ठीक है। ये जो एफ होगा, इस एफ का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये हम जानते हैं पहले इसके क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बाई में क्यू नॉट। ये जो एफ है ना, ये ही वाला एफ है,
ये क्यू इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा बाहर, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्यू नॉट पर भी, क्यू नॉट भी क्यू पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन हमें इस क्यू नॉट से कोई मतलब नहीं रखना, हमें क्यू नॉट के द्वारा जो चीज़ें मिल रही उस पर चर्चा करनी। क्यू नॉट कितना दूसरे पर फोर्स अप्लाई करे उस पर चर्चा नहीं करनी है। तो ये जो एफ है, ये एफ और ये एफ दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये बराबर देखो यहाँ से क्या मिलेगा, के क्यू क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर और बाई में क्यू नॉट, ये क्यू नॉट आपस में ही पड़ गए। फाइनली ई बराबर बोलो क्या मिला, ये मिला के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है फोर्स के, बस यहाँ पर एक सिंगल चार्ज की बात हो, क्योंकि हमें जिसकी फील्ड बतानी, जिसकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बतानी है वो चार्ज आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब जिसके द्वारा पूछा गया उसका चार्ज यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्यू नॉट के द्वारा हमने ये पता कर लिया क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आर दूरी पर, और फोर्स बाय चार्ज दैट इज इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर दूरी पर, वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले को यहाँ पर फिट कर सकते हो कि अगर पी पॉइंट हमारा आर दूरी पर है तो ई का जो वैल्यू होगा, ठीक हो, अगर ये वाला पॉइंट हमने आर बाई टू दूरी पर मान लिया है तो यहाँ की जो फील्ड हमने मान लिया ई डैश और ई का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ए बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या आधी कर दी, तो आधे का स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा, तो ई डैश बराबर बन जाएगा 4e, ठीक है। हम जितना पास चलेंगे उतना ही फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। बाकी इस लाइन पर तुम विदेश तक चले जाओ, सभी पॉइंट पर फील्ड की दिशा राइट हैंड साइड ही बनेगी। यहाँ पर ठीक उल्टा होगा केस, कि फील्ड की जो दिशा है कहाँ पर बनेगी, अंदर की तरफ। बाकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की बात करें तो जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलो इतना आप नोट कर लो। अब देखो प्लस क्यू चार्ज है तो फार्मूला ही होगा, और माइनस क्यू चार्ज होगा तब भी फार्मूला ही होगा। चलो यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लस क्यू चार्ज है तो फार्मूला ठीक है, बट तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस क्यू चार्ज नहीं आता। तो हम ये चीज़ भी यहाँ पे जो डाउट आपका ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे देखो ये पी पॉइंट है और माइनस क्यू चार्ज, अब यहाँ पर देखो अगर हम ये क्यू नॉट चार्ज रखते हैं तो इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है, अंदर, ठीक है। और हम पहले जानते हैं फील्ड कहाँ होती है, अंदर की तरफ, ऐसे फील्ड होती है अंदर। अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कितना होता है, के क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर, और ई बराबर क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिखा जाएगा एफ बाई क्यू नॉट। तो ई बराबर बोलो क्या लिखेंगे, एफ की जगह पे यहाँ से देखो के क्यू क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। फिर से देखो फार्मूला क्या है, सेम है। मतलब ये निकला कि हमें चार्ज का नेचर नहीं रखना है। अगर प्लस है आर दूरी पर पॉइंट है, माइनस है आर दूरी पर पॉइंट है, तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो होगी दोनों के लिए सेम होगी, बस डिफरेंट क्या होगा, डायरेक्शन। इस वाले पॉइंट पर फील्ड बाहर होगी और इस वाले पर पॉइंट फील्ड कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। बस इतना सा अंतर है कि प्लस क्यू चार्ज है आर दूरी पर, माइनस क्यू चार्ज आर दूरी पर, तो इन दोनों पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, बस क्या डिफरेंट होगी, डायरेक्शन। इतना पहले छापो। चल इसको छाप लिया होगा। अब इसमें देखो दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्लस क्यू चार्ज फील्ड पॉइंट से कहाँ बनाएगा अवे, और माइनस क्यू चार्ज हमेशा अंदर की ओर, ठीक है। बाकी अब आपको बार बार यहाँ पर क्यू नॉट रखने की आवश्यकता नहीं, बस एक तरीका हमने बताया कि फील्ड की डायरेक्शन जो पी पॉइंट होता है किसी पॉइंट पे, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कहाँ होती है, बाहर, और ड्यू टू निगेटिव चार्ज कहाँ पर होगी, अंदर की ओर, ठीक है। चलिए जैसे समझे कि
फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया हम लोग, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी हम पहले से जानते हैं, बट वो उतना पर्याप्त नहीं जितना हम लोग कह सकते हैं अभी सिंपल केस है कि पी पॉइंट एलोंग पॉजिटिव एक्स है, तो फील्ड कहाँ पे होगी, एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर पी पॉइंट हमारे पास मान लो वाई में होगा तो फील्ड कहाँ पे होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस। सिंपल सा केस है। ठीक है, अगर पी पॉइंट हमने कहा कि एक्स वाई के बीच में है तो फील्ड देखो ऐसे बनेगी टुवर्ड, ठीक है ऐसे। अगर हम देखो इधर पॉइंट मान लेते हैं ऐसे, इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ बनती है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर फील्ड देखो ऐसे बन जाएगी। तो कुल मिला के देखो इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ये डायरेक्शन तुम अभी सिंपल सा बता सकते हो कि यहाँ पर जो फील्ड होगी ना, उस फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना तुमको, तो ई वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, ये जो वेक्टर हमारे पास कहाँ पर डायरेक्टेड, एलोंग नेगेटिव एक्स, तो क्या मल्टीप्लाई करना तुमको, माइनस का आई कैप मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये वाला पॉइंट होगा तो ई बराबर क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म में इसको, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस का जे कैप। ये बेसिक चर्चा है। ये पॉइंट हमारे पास मान लो एक्स वाई के बीच में है, तब क्या दिक्कत, तब लिख पाओगे इसको। तो अभी ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है कि ये वाली जो फील्ड है एलोंग नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये वाली फील्ड एलोंग पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स, ये वाली फील्ड एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिक्कत तब आती जब क्वेश्चन में कहेगा कि एक चार्ज है माइनस क्यू या प्लस क्यू जो भी है वो रखा है x1 y1 z1 पे, आपको फील्ड बतानी है पॉइंट P, जो कि P पॉइंट हमारा बैठा x2 माइनस वाई टू प्लस z2 पे। अब दिक्कत यहाँ पे आएगी तुमको डायरेक्शन निकालने में। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल ले जाओगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये टॉपिक जैसे आपने कूलम्ब्स इन वेक्टर फॉर्म में लिखा था वैसे यहाँ पर भी लिखोगे फील्ड फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फार्मूला हम पहले जानते हैं कि जो हमारे पास ई होता है, इस ई का फार्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्या बता रहा है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है और आपको इसको डायरेक्शन भी देनी है, इसको सदिश रूप में लिखना है। तो ये पहले से तुम जानते हो कि किसी भी कोई भी हमारे पास पैरामीटर जो वेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, बट वो अभी स्केलर फॉर्म में लिखा है, तो उसके साथ क्या किया ताकि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात तुमको पहले से हम समझा चुके हैं कि उसके साथ उसका खुद का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना, उसका खुद का यूनिट वेक्टर। अब इस फार्मूले में कोई न कोई ऐसा बैठा जरूर होगा जो ये जिम्मेदारी निभाने की पूरी जिम्मेदारी रखता होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते। आवेश स्केलर ये भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये बचा आर, ये बचेगा कौन, आर। आर को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तभी ये सदिश रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ई को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये लिखा जाएगा ई इंटू आर कैप। फिर से देखो ई को हम लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप का मतलब आर वेक्टर बाई में बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट टाइप है कि जैसे तुमने फोर्स के बारे में लिखा तो वैसे यहाँ पर फील्ड के बारे में लिख रहे हो। देखो के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया फील्ड का सदिश रूप। ठीक है, फील्ड का सदिश रूप। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन देखो हमने जितने पॉइंट हमने बनाए हैं उन सभी पॉइंट को ये फार्मूला आंसर देगा विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ठीक है, ये जो ये वाला पी पॉइंट है हमने यहाँ पर अपने फिजिक्स के दम पर बोला कि जो पी पॉइंट है यहाँ पर फील्ड नेगेटिव एक्स में होगी, यहाँ पर फील्ड पॉजिटिव एक्स में होगी, फिजिक्स कह रही है। बाकी ये काम अब कौन करेगा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर देखो
के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। ये माइनस आई कैप को ढूंढने के लिए तुमने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फार्मूला तुम जानते हो, जो मैग्नीट्यूड है पी पॉइंट पर, फील्ड जो बनेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर फिक्स है। बाकी जो ई है वो डायरेक्टेड कहाँ है? अगर नेगेटिव एक्स में तो क्या मल्टीप्लाई करना, आई कैप माइनस आई कैप, ये प्लस एक्स में होता तो प्लस आई कैप होता। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको सीखना है। ये तो बेसिक से फंडा है, बेसिक सा क्वेश्चन था, तो तुम्हें इसमें तामझाम ज़्यादा नहीं लिखना है। बाकी अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है आईटी लेवल पे जहाँ पे चार्ज का कोऑर्डिनेट दे दिया, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। अब इसको देखो, हम आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, ठीक है, समझना इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि जैसे हमने कहा चार्ज हमने रखा है ओरिजिन पे, ठीक है, बेसिक सा चार्ज रखा ओरिजिन पे, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पॉइंट हमारा पी बैठा एक्स कॉमा वाई पे, चार्ज प्लस क्यू है। अब आपको इस पी पॉइंट पर फील्ड बतानी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड तो आप बता सकते हो, बट आपको इसको मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दोनों देना, ठीक है। चलो बताओ, प्लस क्यू चार्ज फील्ड कहाँ बनाएगा? अपने से दो रे से बनाएगा, ठीक है, ये पहले से हम जानते हैं, ठीक है। अब जो ये आर वेक्टर निकल के आएगा, उस आर वेक्टर को देखो, जहां चार्ज रखा है उसका कोऑर्डिनेट क्या बना? 0,0, ठीक है। क्या करना है? जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मतलब होगा दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट विच फील्ड इज कैलकुलेट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है, ये ऐसे लिखना आपको। आर वेक्टर का मतलब है ये एक तरह से आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू, पी मतलब पॉइंट हुआ, क्यू मतलब कि चार्ज, जहां चार्ज रखा है और जहां पर पॉइंट है उन दोनों का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अगर इस केस को हम देखें तो आर पी की वेक्टर कितना आएगा? देखो आर पी वेक्टर क्या लिखा जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, माइनस आर की वेक्टर क्या लिखा जाए? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिखा जाएगा। फाइनली अब देखो यहाँ से क्या बनेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बनेगा। अब इसका मॉड कितना आएगा? मॉड आप निकाल सकते हो, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ई वेक्टर कितना आएगा? ई वेक्टर आएगा के क्यू बाई में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका देखो अंडर रूट लिखेंगे हम लोग, बट इसकी जो पावर बनेगी वो 3/2 बन जाएगी। इनटू क्या लिखना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहीं पर कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं, फार्मूला बिल्कुल फिक्स है, फार्मूला फिक्स है। जैसे देखो आपको हमने बताया था कि अगर यहाँ पर एक चार्ज Q1 यहाँ पे एक चार्ज Q2 होता तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। अगर हम इस चार्ज पर फोर्स की बात करेंगे तो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर लिखते हम लोग, और जब प्लस माइनस की बात होती तो वहाँ पर हमने बोला था कि सेम चीज़ आपको याद रखनी है, जिस पर फोर्स देखना उसका पोजीशन वेक्टर पहले और माइनस जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना है। ये बिल्कुल फिंगर टिप पे याद रखो, ठीक। वैसे यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको फील्ड देखनी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है और चार्ज का पोजीशन वेक्टर आपको बाद में लिखना है, ठीक है। अब चाहे प्लस चार्ज आए चाहे माइनस, अगर प्लस है तो प्लस रखना है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि यदि इफ एट ओरिजिन माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड
माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। तो ई वेक्टर बराबर आपको देखो कुछ भी नहीं करना है, ई वेक्टर बराबर लिखना होगा सिंपल सा के इंटू माइनस क्यू बाई में आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब मतलब कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये बन जाएगा आर, ठीक है। क्या लिखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब जैसे देखो माइनस क्यू साइन आपने रखा तो माइनस साइन देखो अंदर भेजो, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। और हम जानते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज फील्ड अपना जो बनाएगा पी पॉइंट पे वही बनाएगा, और माइनस क्यू चार्ज टू आर्ट बनाएगा। और जैसे अंदर चार्ज बनाएगा देखो साइन फिगर बना दे रहे हैं ऐसे, अगर ये चार्ज माइनस क्यू होगा तो माइनस क्यू चार्ज फील्ड अपनी तरफ बनाएगा। अब इसके देखो दो पार्ट होंगे, ये टोटल है, इस टोटल का ये लिखा जाएगा ई वाई और ये लिखा जाएगा ई एक्स, ठीक है। तो आप देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं और यहाँ पर भी देखो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो पहले इसको। तो इसको नोट कर लिया। चलिए इस पे कुछ छोटे छोटे चुटकुले कर लेते हैं हम लोग, है ना। जरा सा दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल वेक्टर फॉर्म वाले थोड़े बहुत किए होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऐसे हम रेंडमली कोई डाटा ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक चार्ज है इसका वैल्यू है 5 माइक्रो कुलाम, ठीक है। और ये भाई साहब रखे हैं 1,2,3 पे, और पी पॉइंट हमको दिया जहाँ पर हमें ई का वैल्यू बताना, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है -3 + 4 और -6, ठीक है। इस पी पॉइंट पर आपको ई का वैल्यू बताना। अब जहाँ पे चार्ज रखा है चार्ज का पोजीशन वेक्टर देखो बाद में लिखना है, तो सबसे पहले आर पी की वेक्टर लिख लो। कितना बनेगा बोलो, आर पी मतलब कि -3 आई कैप + 4 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ठीक है। और इससे आपको माइनस करना है यहाँ पे इस वाले पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको साइड में लिखते हैं, और ये लिखना तुमको आर पी क्यू वेक्टर, जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना है, ठीक है। तो लिखोगे -3 आई कैप + 4 जे कैप -6 के कैप, ठीक है। माइनस क्या लिखा जाए बोलो, आई कैप + 2 जे कैप +3 के कैप लिखा जाएगा। अब आई को आई से माइनस करना है, जे को जे से, ठीक है। तो ये माइनस का 4 आई कैप बन जाएगा, ठीक है, -4 आई कैप। अब आप देखिए 4 - 2 मतलब कि प्लस का 2 जे कैप बनेगा, -6 और -3 माइनस का 9 के कैप। अब इसका जो मॉड है वो मॉड लिख लो। आर पी की वेक्टर आपने निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर वो चीज़ रखनी है आर पी की वेक्टर। अब आपको लिखना है इसका मॉड, आर पी क्यू का मॉड। सिंपल इसको आर लिख लो, कितना आएगा, -4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, फिर पूरी का अंडर रूट। ये तो सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 81, है ना। इसको सॉल्व कर लेना तुम, यहाँ से आर निकल आएगा। अब तुम्हें फील्ड निकालना है तो फील्ड निकाल लो यहाँ से, ई वेक्टर बराबर क्या लिखो, के क्यू बाई आर की पावर 3 इंटू आर पी की वेक्टर, ठीक है। स्मॉल क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
ये बेसिक सा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहीं पर माइनस क्यू चार्ज होता तो सिमिलर चीजें आप लिखते, बस यहाँ पर चार्ज का नेचर आप रखते साइन से। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्लस क्यू चार्ज, ये चीज नोट कर लो, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। चलो इसको हटा रहे हैं अभी। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। प्लस क्यू चार्ज किसी पॉइंट पर फील्ड हमेशा पॉइंट से अभी बनाएगा, और माइनस क्यू चार्ज हमेशा अपनी तरफ बनाएगा। ठीक है, अब उस पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं। वेक्टर फॉर्म वाले देखो आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, फिर भी अगर आपको वो लगता है कि थोड़ा सा और टफ करना चाहिए क्वेश्चन, तो हम करवा दे रहे हैं। ये समय कि हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में ये एक्सिस प्लस एक्स में जा रही है, ये वाली प्लस वाई में, और ये वाली प्लस जेड में। ठीक है, ऐसे सभी कॉर्नर पर क्यू चार्ज बैठा दिए गए। ठीक है, सभी कॉर्नर पर क्यू चार्ज बैठा दिए गए, बस एक को छोड़ के। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन का। ठीक है, इसको पी पॉइंट माना गया है। चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू बैठा, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर भी क्यू है। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए। क्वेश्चन है पी पॉइंट पर नेट फील्ड कैलकुलेट करें। नेट फील्ड कैलकुलेट करें। चलो करो, बताओ जल्दी से इसका आंसर। अब कितने वेक्टर होंगे ये बात तुम देख लो। यहाँ से पी पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी कॉर्नर पे चार्ज बैठे हैं। ठीक है, और ये सभी चार्ज कैसे हैं, प्लस हैं। तो इस पी पॉइंट पर कितने वेक्टर होंगे, 7 वेक्टर, और 7 वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास फंडा वही है। सबसे पहले देखो इन सभी चार्ज का कोऑर्डिनेट लिखो। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये पी पॉइंट कहाँ पर बैठा, ओरिजिन पे, तो इसको लिखा जाएगा 0, 0, 0। और ये वाला पॉइंट कहाँ पर बैठा, चार्ज कहाँ पर बैठा, अलोंग एक्स एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट होगा E, 0, A। ठीक है, ये चार्ज कहाँ पर बैठा बोलो, एक्स और जेड एक्सिस में, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा E, 0, A बनेगा। ये वाला कहाँ पर बैठा है, अलोंग जेड एक्सिस, तो बनेगा 0, 0, A बनेगा। अच्छा ये बताओ ये कहाँ पर बैठा है, एक्स और जेड में, क्या बनेगा इसका कोऑर्डिनेट बोलो, और वाई और जेड में 0, A, 0, हाँ सॉरी 0, A बनेगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा बोलो, इसका बनेगा 0, A, 0। ठीक है, इस वाले का बोलो, ये कहाँ पर बैठा, एक्स और वाई में, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ठीक है, A, A, 0। ये वाला एक लौता है जो कि एक्स वाई जेड तीनों में बैठा, तो इसका कोऑर्डिनेट हम जानते हैं पहले से, A, A, ये बनेगा। अब इन सभी चार्ज का नामकरण कर लो। ठीक है, नामकरण देखो, ये पहला चार्ज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, सभी को E1, E2, E3 जितने भी 7 वेक्टर, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, फिर सबको सिंपल ऐड करते चले जाओ। बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। चलो तुम ही लोग बताओ कि E1 का वैल्यू क्या लिखेंगे। E1 बराबर क्या लिखें, देखो यहाँ से E1 वेक्टर के क्यूब आई में जो पॉइंट है, वो जो चार्ज, इनके बीच की दूरी कितना है, A है। ठीक है, ये वाली दूरी कितना है, ये पहला, तो इनके बीच की दूरी A है, मतलब क्या बन गया, A क्यूब।
ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे करना आपको। आर वेक्टर का मतलब था जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से और जो चार्ज उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का ए के कैप। ठीक है, अंदर की तरफ फील्ड बनेगी। तो E1 वेक्टर हम लिखेंगे यहाँ से के क्यू बाई ए स्क्वायर और माइनस का के कैप। ठीक है, ये पहला वेक्टर हाथ लग गया। दूसरा वेक्टर बोलो E2। E2 कहाँ पर बैठा है, यहाँ पे, चार्ज 2। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाई में चार्ज की पी पॉइंट से दूरी, कितना है पी पॉइंट दूरी, a√2। तो बन जाएगा a√2 का क्यूब, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस चार्ज का पोजीशन वेक्टर। देखो क्या लिखो, 0 माइनस ए आई कैप, मतलब कि सिंपल बनेगा माइनस का ए आई कैप माइनस का ए के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर आ गया। बताओ ए3 कितना होगा, ए3 वेक्टर बोलो कितना होगा। यहाँ से कहाँ पर है 3 पॉइंट, ये कहाँ पर है बेटा, चार्ज एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स। क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखो क्या लिखा जाएगा, माइनस का आई कैप। ठीक है, चलो बताओ फोर्थ वेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पे है। ठीक है, फोर्थ वेक्टर जो बनेगा हमारा E4 के क्यू बाई a√3 और इस पूरे का होल क्यूब माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप। ठीक है, ऐसे E5 निकाल लो। E5 वेक्टर बोलो के क्यू, ये तो लिखना ही लिखना है, ये वाला इनके बीच की, और जो P पॉइंट है Q से दूरी कितना है, a√2 है। तो लिखोगे a√2 का होल क्यूब और क्या लिखना है, देखो माइनस का ए जे कैप माइनस का ए के कैप। कौन बचा, छठा वेक्टर E6 वेक्टर कितना होगा, देखो यहाँ से E6 होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, नीचे जा रही होगी फील्ड, मतलब कि माइनस का जे कैप। ठीक है, अब आखिरी वाला देखो यहाँ पर बेटा, सातवां यहाँ पे E7 वेक्टर बोलो कितना आएगा। E7 वेक्टर हम लिखेंगे के क्यू और बाई में पॉइंट P की चार्ज से दूरी कितना है, a√2 है ना, तो a√2 का होल क्यूब और मल्टीप्लाई क्या करना है, माइनस ए आई कैप माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ये बन जाएगा। अब इन सबको देखो ऐड कर लो, टोटल फेज जो बनेगी P पॉइंट पे वो E वेक्टर लिखा जाएगा यहाँ पे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट E7 वेक्टर। ठीक है, अब अगर मॉड निकालना हुआ तो मॉड भी आप निकाल सकते हो, बट आप सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में ऐड करना, ये नहीं करना कि इंडिविजुअल का मॉड निकालो और सबको एक साथ ऐड कर लो, ऐसा नहीं करना है। पहले E1 E2 E3 इन सबको तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। ऐड कैसे करना, आई को आई से ऐड करना, जे को जे से, के को के से। अब देखो तीन ऐसे वेक्टर होंगे जिनमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी, के कैप माइनस के कैप एक वेक्टर हुआ, माइनस आई कैप दो वेक्टर और माइनस का जे कैप तीन वेक्टर। और तीन ऐसे वेक्टर यहाँ पर होंगे जिनमें दो डायरेक्शन होंगे, देखो आई कैप के कैप पहला, आई कैप और जे कैप के कैप दूसरा, आई कैप जे कैप तीसरा। और एक हमारे पास ऐसा होगा जिसके पास तीनों डायरेक्शन होंगी, आई कैप जे कैप के कैप। तो तुम्हें करना है क्या है, आई को आई से ऐड करना है, जे को जे से और के को के से। जैसे देखो आई कैप यहाँ पर दिख रहा, आई कैप यहाँ दिख रहा, आई कैप यहाँ दिख रहा,
और कहाँ दिख रहा है, आई कैप यहाँ दिख रहा है। तो आई कैप वाले को एक साथ रखना है, जे कैप वाले को एक साथ रखना है, के कैप वाले को एक साथ। फिर क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप हटाना है, तो जो इंडिविजुअल का स्क्वायर किया जाएगा, आई कैप के साथ जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, जे कैप के साथ जो भी वैल्यू आप इसका स्क्वायर करो, इंडिविजुअल सबको स्क्वायर करो, फिर पूरे का अंडर रूट, वो मॉड निकल के आएगा। बट ऐसा कलाकारी नहीं करना कि तुम यहीं पर इसको निपटा दो, यहीं पर तुम इसका मॉड निकाल लो, यहीं पर इसका मॉड निकाल लो और मॉड निकाल के सबको ऐड कर लो। ऐसा नहीं करना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बनी बनाई व्यवस्था पूरी फिर आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट करो इसमें। चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पर मान चलो कि चर्चा हम लोग बहुत विधिवत करने वाले हैं, ठीक है। अगले 2-3 लेक्चर बहुत मज़ा आपको आने वाला है। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा जैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। बस आपका लेवल वैसा होना चाहिए, नहीं तो फिजिक्स सर के ऊपर से नहीं, सर के 2 किलोमीटर ऊपर से जाएगी, ठीक है। नामो निशान तुमको फिजिक्स का महसूस नहीं होने वाला, ठीक है। बट वैसा नहीं होगा क्योंकि फिजिक्स यहाँ पर समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो आप ये टॉपिक के न्यूमेरिकल अभी नहीं करो, बाकी आप कूलाम्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उससे रिलेटेड उन सबको आप कंप्लीट कर लो, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना उनको आप व्हाट्सएप करके बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। सिर्फ आप अकेले नहीं देखो, क्योंकि ग्रोथ होगी तो ही मज़ा आएगा पढ़ाने में। ये कोई वैसा नहीं कि आपसे चार्ज लेकर के पढ़ाया जा रहा है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को मोनेटाइज करने में, आप इसको शेयर करिए अधिकतम से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।